तो मेरे भाई मैंने अभी भी एक मांगा को बिंज किया है। मुझे टोटल 3 दिन लगा इस मांगा को बिंज करने के लिए और मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली फिनोमिनल रहा है इस मांगा के साथ। ये मांगा अभी अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त टोटल इसमें 143 चैप्टर्स है। ये ऑनगोइंग है, ये पब्लिश होता है के मांगा में। कोदांशा का ये टाइटल है। ये वीकली शोनेन जंप में पब्लिश नहीं होता है तुझको, तो ये मांगा प्लस पे या वीकली शोनेन जंप में नहीं मिलेगा रेड करने के लिए। ये पूरा सीरीज तो इसको रेड कर सकता है के मांगा ऐप पे, या तो बेसिकली पायरेट करके रेड कर सकता है। तेरे ऊपर है तो कैसे इसको कंज्यूम करना चाहता है। पर मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से बोलना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से ये मांगा न्यू एज मॉडर्न एज शोनन किंग के टाइटल को डिजर्व करता है, या ये एक सीरियस कंटेंडर है मॉडर्न डे शोनन किंग के टाइटल के लिए। मेरे हिसाब से मैं इसको ये सीरीज को उतना हाईली प्रेस करता हूँ क्योंकि मैंने जो कुछ भी रेड किया है, अगर ये इसी मोमेंटम में जाता है, इसी पेज से जाता है, तो मैं इसको देख सकता हूँ ये सीरीज को 500 चैप्टर में जाते हुए, 600 चैप्टर तक जाते हुए। मैं सच में बता रहा हूँ कि इसमें पोटेंशियल है इवन 800 चैप्टर में जाने के लिए। मुझे पता है जो कुछ भी एनिमे और मांगा का सीन चल रहा है, अभी एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड हो चुका है कि कोई भी सीरीज बहुत ज्यादा चैप्टर अक्यूमुलेट नहीं कर पाता है। हमने देखा है कि जो रिसेंट के मोस्ट ऑफ द सीरीज है जो पॉपुलर भी हुए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 200 चैप्टर, 250 चैप्टर, 300 चैप्टर तक जाते हैं। रिसेंट का कोई भी मांगा ऐसा नहीं हुआ है कि जो 300, 400, 500 चैप्टर गया हो, या 500 चैप्टर प्लस गया हो। वो हमको फॉर्मूला लॉन्ग टर्म शोनन मांगा का फॉर्मूला दिखाई नहीं दिया है रिसेंट टाइम में, पर ये मांगा में वो पोटेंशियल है कि वो बेसिकली कर सकता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गाची आकुता के बारे में, जिसका लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है रियल ट्रैश। अगर हम लोग इस गाची आकुता के वर्ड को 2 सिलेबल में बांटते हैं तो गाची का मतलब होता है रियल, आकुता का मतलब होता है ट्रैश। ये मांगा का जिस तरीके से नाम है उसी तरीके से ये मांगा का यूनिक पूरा स्ट्रक्चर भी है, यूनिक स्टोरी है और यूनिक मुझे कैरेक्टर्स भी दिखाई देते हैं। अब हालांकि हम लोगों ने सब शोनन में देखा है कि वो एक टिपिकल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, यहाँ पर भी कई सारी चीजें हैं जो तुझको बहुत ज्यादा टिपिकल लग सकता है, पर ये सीरीज का जो प्लॉट है वो मतलब मुझको लगता है कि ये ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है। मैंने मतलब ऐसा कुछ देखा ही नहीं है रिसेंट के टाइम में। मैं यहाँ पर ये वीडियो में ये भी बताते चलूँ कि गाची आकुता ये मांगा का एनिमे ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और वो एयर भी हो रहा है अभी करंटली। ये एनिमे अनाउंस हुआ है टोटल 25 एपिसोड के लिए, तो पूरा ये आधा साल तक कंटिन्यूस चलते रहेगा। प्लस इसको एनिमेट किया ये स्टूडियो जो रिस्पॉन्सिबल है ये पूरे एनिमे प्रोजेक्ट के लिए, वो है स्टूडियो बोन्स। हमको पता है कि स्टूडियो बोन्स ने बहुत ही क्रेजी एनिमे टाइटल्स को एनिमेट किया है, जैसे कि फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, मॉब साइको, डार्कर देन ब्लैक और कई सारे टाइटल्स यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं एनिमे में, वो स्टूडियो बोन्स ने एनिमेट किया। और मुझे लगता है कि स्टूडियो बोन्स इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। उनका जो एनिमेशन स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सूट करता है इस पूरे मांगा के लिए। मैं यहाँ पर गाची आकुता को इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हाईली प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया जो गाची आकुता का है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इसमें पोटेंशियल है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है और बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंगली यूनिक स्टोरी टेलिंग है, यूनिक वर्ल्ड है, तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। गाची आकुता में ये दुनिया डिवाइडेड है स्फीयर्स में और ग्राउंड लेवल पे। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम है रूदो, वो रिजाइड करता है स्फीयर में, और स्फीयर भी डिवाइडेड है 2 हिस्सों में, 2 सेक्शंस में, काफी सेग्रीगेटेड है इन अ सेंस कि एक सेक्शन में बहुत ज्यादा पॉश और इलिट लोग रहते हैं और दूसरे सेक्शन में स्लम एरिया है। यहाँ पर क्रिमिनल्स रहते हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके एंसेस्टर्स बेसिकली क्रिमिनल थे, तो इस वजह से सबके सब उनकी जो पूरी जनरेशन है वो इसी साइड में अपनी जिंदगी बिता रही है। बहुत ज्यादा हाईली डिस्क्रिमिनेटरी है। पर यहाँ पर रूल है ये है कि जो कोई भी क्राइम कमिट करता है, जो कोई भी कुछ भी क्राइम कमिट करता है, उनको स्फीयर से सीधा नीचे ढकेल दिया जाता है, नीचे फेंक दिया जाता है पिट में। अब हमको पता नहीं था ये पिट होता क्या है, तो इस वजह से जब ये स्टार्ट होता है स्टोरी तो मेरे को लग रहा था कि ये पिट क्या है मेरे भाई, ये क्या चल रहा है यहाँ पर। स्फीयर के स्लम एरिया में जहाँ पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रूतो रिजाइड करता है, उसके ठीक एज पे वहाँ पर एक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है, वहां से ही लोगों को नीचे गिरा दिया जाता है जो कोई भी क्राइम कमिट करता है वो। अब ये दुनिया बहुत ज्यादा नैरोली इसका शुरुआत होता है, पर इसके डेवलपमेंट्स में जैसे जैसे स्टोरी एस्केलेट होता है, हम पहले ही देखते हैं, पहले फ्यू चैप्टर्स में हम देखते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट रूदो को फ्रेम कर दिया जाता है एक मर्डर के लिए जो उसने कमिट ही नहीं किया था। और मर्डर भी किसका था, वो रूदो के केयर टेकर का था। वो उसके लिए एक तरीके से उसके डैड की तरह था, उसके पेरेंट की तरह था। उसका कोई तो उसके केयर टेकर को या उसके डैड समान जो है रूदो के जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका कोई तो मर्डर कर देता है और उसको ठहराया जाता है जिम्मेदार रूदो के ऊपर। तो ये मर्डर के चार्जेस में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट रूदो को एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के जरिए से नीचे फेंक दिया जाता है और हम देखते हैं कि रूदो गिरते गिरते बोल रहा था कि वो सब सारा रिवेंज लेगा, वो रिवेंज लेगा जिस किसी
किसी ने भी उसके डैड को मारा है या डैड समान जिसको नाम था रागितो, जिस किसी ने भी उसको मारा है, जिस किसी ने भी उसको फ्रेम किया है, जिसकी वजह से अभी उसको पिट में फेंका जा रहा है, उसके ऊपर वो डेफिनेटली बदला लेगा। तो रूदो गिरता है नीचे, वो पिट में गिरता है, स्फीयर से नीचे गिरता है और हम देखते हैं कि वो सर्वाइव कर देता है। अब यहाँ से पूरा स्टोरी खुल जाता है। जब रूदो स्फीयर में था तब उसको पता नहीं था, किसी को भी वहां पर पता नहीं था, जो मेजोरिटी लोग वहां पर जी रहे थे उनको पता ही नहीं था कि पिट में होता क्या। उनको इतना पता था कि स्फीयर से कचरा फेंका जाता है पिट में नीचे, पर उनको पता नहीं है कि नीचे है क्या। उनको कुछ भी पता नहीं है कि नीचे क्या आता है, क्या होता है। उनको मतलब दे आर कंप्लीटली ऑब्लिवियस टू दैट। तो जब रूदो नीचे गिरता है और वो सर्वाइव करता है ये फॉल, जो बेसिकली स्फीयर से नीचे गिरने का फॉल जो वो सर्वाइव करता है ग्राउंड के ऊपर, तब यहाँ से अस एज अ रीडर के लिए पूरा स्टोरी खुल जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हालांकि सब सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं हमको अभी तक ये दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर हमको धीरे धीरे यहाँ पर चीजें खुलने लगता है, थोड़ा सेंस करने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ये पता चलता है कि रूदो जहाँ से नीचे गिरा है और जहाँ पर वो गिरा है वो डिफरेंट चीजें हैं। रूदो स्फीयर से नीचे ग्राउंड पे गिरा है, तो ये स्फीयर अपेरेंटली हवा में उड़ते रहता है। हमको पता नहीं है कि वो कैसे दिखता है, पर वो बेसिकली हवा में रहता है। अब कितना ऊपर है वो किसी को पता नहीं है, पर जहाँ पर रूदो गिरा है उसको ग्राउंड बोला जाता है। और क्योंकि स्फीयर के लोग बहुत ज्यादा कचरा नीचे फेंकते रहते हैं हमेशा, तो इस वजह से यहाँ पर जो ग्राउंड है, जो नीचे का सरफेस है, वो बेसिकली पूरा कचरे में भरा हुआ है। और इसी वजह से इसी तरीके से नेचुरल हैबिटेट्स भी ये कचरे में इवॉल्व हुए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा था किस तरीके से लिविंग क्रिएचर्स बहुत ज्यादा अडेप्टेबल रहते हैं और उन लोग अडेप्ट करते हैं अपने सराउंडिंग में। तो स्फीयर्स के लोग जो कचरा नीचे फेंक रहे थे उसकी वजह से यहाँ पर हमको ट्रैश बीस्ट जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं। हमको पता नहीं है कि ट्रैश बीस्ट कैसे एग्जिस्टेंस में आए, पर यहाँ पर जहाँ पर रूदो गिरा है ग्राउंड पे, वहां पर बहुत ज्यादा हमको ट्रैश बीस्ट दिखाई देते हैं। और ट्रैश बीस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पूरा सेपरेट सेक्शन है जिसको बोला जाता है क्लीनर्स। रूदो जब नीचे ग्राउंड पे गिरता है तब उसके ऊपर कई सारे ट्रैश बीस्ट अटैक करते हैं। रूदो हालांकि अपने पावर को अवेकन करके वो फाइट करता है इन सब सारे ट्रैश बीस्ट को, पर रूदो हमको बहुत ज्यादा एक मुश्किल की स्थिति में दिखाई दे रहा था। पर रूदो को बचाने के लिए एक क्लीनर आता है जिसका नाम है एनगिन या एंजिन, जिस किसी भी तरीके से उसको प्रोनाउंस किया जाता है। एंगिन रूदो को बचाता है और सिचुएशन डेवलप होते हुए हम लोग आगे चलते हुए देखते हैं कि हमारा भाई रूदो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस पूरी सीरीज का, वो क्लीनर्स में ज्वाइन करता है। वो क्लीनर्स ये ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रैश बीस्ट को एलिमिनेट करने के लिए। और यहाँ पर ये क्लीनर्स में भी डिफरेंट स्क्वाड्स रहते हैं। तो एंजिन बेसिकली एक स्क्वाड को लीड कर रहा रहता है, पर बहुत सारे वेरियस स्क्वाड्स भी रहते हैं यहाँ पर क्लीनर्स में। तो यहाँ पर रूदो जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो क्लीनर्स में ज्वाइन करता है क्योंकि उसको अल्टीमेटली फिर से जाना है स्फीयर पे। रूदो को फिर से ऊपर जाना है, स्फीयर में जाना है, ताकि वो अपना रिवेंज ले पाए जो इस किसी ने भी उसको फ्रेम किया था, जिस किसी ने भी उसको गलत तरीके से चार्ज करके नीचे फेंका था उसके ऊपर। वो अपना रिवेंज लेना चाहता है। वो बहुत ज्यादा रेज से भरा हुआ हमको दिखाई दे रहा था हमारा भाई रूदो। तो रूदो यहाँ पर है क्लीनर्स के साथ ताकि वो और जान पाए इस पूरे दुनिया के बारे में और वो अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से फिर से स्फीयर पे पहुंच पाए। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ग्राउंड पे लोग हैं उनको पता नहीं है कि ऊपर कैसे जाया जाता है। उनको पता है कि स्फीयर नाम का कुछ है और वो ऊपर है। ग्राउंड के लोगों को पता है कि स्फीयर के लोग बहुत ज्यादा कचरा फेंकते हैं नीचे, इस वजह से उनको इन हालातों में जीना पड़ रहा है, पर उन लोग उसके बारे में कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि जब कभी ग्राउंड के लोग ऊपर जाने की कोशिश करते हैं उन लोग एक बॉर्डर को टकरा के मर जाते हैं। उनका मतलब जान चला जाता है, उन लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं बॉर्डर को। तो एक तरीके से आसमान में कुछ तो एक सीलिंग है जिसकी वजह से जो ग्राउंड के लोग हैं वो फिर से जा नहीं पा रहे हैं स्फीयर पे। और ये बहुत ज्यादा एक मिस्टीरियस चीज हो गया है, किसी को भी कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में ग्राउंड पे कि क्या ये हमेशा से ऐसे ही था या पहले सब सारी चीजें एक था, बाद में ये बाइफर्केशन हुआ, कुछ भी पता नहीं है किसी को भी। अब क्योंकि रूदो स्फीयर से नीचे गिरा है ग्राउंड पे और ग्राउंड के लोग कचरे में जी रहे हैं क्योंकि स्फीयर के लोग सब सारा कचरा नीचे फेंक रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ग्राउंड पे लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रज रखते हैं स्फीयर के ऊपर, या स्फीयर पे जो लोग रहते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ग्रज रखते हैं। तो रूदो के लिए आसान नहीं था जिंदगी ग्राउंड पे ऊपर, पर क्योंकि रूदो ने अपने आप को अलाइन किया है क्लीनर्स के साथ, तो इस वजह से वो एक तरीके का प्रोटेक्शन भी है रूदो के लिए क्योंकि वो क्लीनर्स के साथ रहता है, वो ट्रैश बीस्ट को एलिमिनेट करता है। तो रूदो ने यहाँ पर एक तरीके से अपना जगह बना लिया था ग्राउंड पे, और हालांकि उसने अपना जगह बना लिया था पर फिर भी उसका जो मेन प्रायोरिटी था वो यही था कि वो बेसिकली फिर से स्फीयर पे जाना चाहता है। अब ग्राउंड के बारे में जो हमको इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई दे रहा था वो ये था कि स्फीयर वालों ने इतना कचरा ग्राउंड पे फेंका है कि लिटरली ग्राउंड के लोगों का जिंदगी नर्क बन चुका है। ग्राउंड के लोगों ने अडेप्ट
करते हुए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में बांट दिया है पूरा ग्राउंड लेवल, जहां पर हमको सेफ जोन दिखाई दे रहा था, कंटेमिनेशन जोन दिखाई दे रहा था, नो मैंस लैंड दिखाई दे रहा था। तो ग्राउंड पे जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर रूदो नीचे गिरने के बाद जो बहुत ही एक बड़ा अनोमली है, क्योंकि जो कोई भी गिरता है स्फीयर से नीचे वो जिंदा नहीं रुक पाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज था नीचे के लोगों के लिए कि स्फीयराइट जो बेसिकली ऊपर से नीचे गिरा है वो यहाँ पर जिंदा है। तो रूदो नीचे गिरने के बाद क्वाइट वियर्डली इसी टाइम के आसपास और भी ट्रैश बीस्ट कल्मिनेट होने लगते हैं। सिचुएशन एस्केलेट होते हुए हम लोग इवेंचुअली दो फैक्शंस को देखते हैं, एक क्लीनर्स और एक रेडर्स। ये दोनों लोग के बीच में फाइट चलने लगता है रूदो को लेके कि कौन बेसिकली रूदो को अपने पास रख पाएगा। ऑब्वियसली रूदो हमेशा क्लीनर के साथ ही था, वो क्लीनर्स के साथ ही बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि यहाँ पर उसने एक तरीके से अपना घर का एनवायरनमेंट बना लिया है और दोस्त भी बना लिए हैं। तो रूदो क्लीनर्स के साथ ही रहेगा, बट द एंड ऑफ द डे हमको यहाँ पर फाइट्स भी दो फैक्शंस में दिखाई देता है, रेडर्स और क्लीनर्स के बीच में। अब यहाँ पर जो रेडर्स का एम्बिशन है वो यही है कि उन लोग स्फीयर को नीचे गिराना चाहते हैं, स्फीयर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं एक तरीके से, और रेडर्स बार बार क्लीनर्स के ऊपर अटैक करे जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रूदो के जरिए से उनको कुछ एक वाइटल इन्फॉर्मेशन मिलेगा स्फीयर के ऊपर। तो यहाँ पर हमको टिपिकल 1-on-1 शोनन बैटल टाइप स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। अगर तुझको वो बहुत ज्यादा पसंद है तो हाँ, यहाँ पर वो प्रेजेंट है। अब रूदो क्लीनर्स के साथ ज्वाइन करने के बाद उसको जो एक वाइटल इन्फॉर्मेशन पता चलता है वो ये था कि एक एंजल नाम के कोई लोग है या एंजल्स नाम के कोई एंटिटी है जो स्फीयर्स और ग्राउंड में ऐसे ही आ जा सकते हैं, उनके लिए कुछ बॉर्डर्स नहीं लगता है। अब टिपिकली क्या होता है कि ग्राउंड पे से कोई ऊपर जाता है तो वो बॉर्डर को टकरा के उनका डेथ हो जाता है, या बॉर्डर के वजह से उन लोग का डेथ हो जाता है। पर ये जो एंजल्स है उन लोग अपेरेंटली किसी ना किसी तरीके से ऊपर से आ जा सकते हैं। तो रूदो इन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है, इन्हीं के बारे में जानने के लिए वो अपना एडी चोटी का जोर लगा दे रहा है। वो जानना चाहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये उसका टिकट टू स्फीयर पे हो सकता है, वो फिर से वहां पर पहुंच सकता है। अब यहाँ पर जो मेरे को एक बात बहुत ज्यादा पसंद आई सीरीज के बारे में वो ये है कि इन्फॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्फोसिस डाला गया है। इन्फॉर्मेशन उतना रेडीली अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए बहुत ज्यादा उनको मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कुछ पता है तो वो वैसे ही बोल देगा, उसके ऊपर बहुत ही हैवी प्राइस टैग लगा के उन लोग बेसिकली देते हैं ये इन्फॉर्मेशन, या कुछ ना कुछ तो एक हैवी प्राइस पे करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन के लिए इस पूरी सीरीज में। और ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सेंस भी करता है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में है जिसके बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है एग्जैक्टली। अब अगर मैं इस सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में बात करूँ जिसका नाम है रूदो, तो ये क्वाइट एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है मेरे हिसाब से। ये हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, हाँ, इसके पास एक टिपिकल सैड बैक स्टोरी है, जहाँ पर उसका डैड ने कुछ एक बहुत एक मेजर क्राइम कमिट किया था जब वो स्फीयर में था। तो इसकी वजह से हमारे भाई रूडो के डैड को नीचे पिट में फेंक दिया गया था। तो रूडो जब छोटा बच्चा था तो उसका पालन पोषण किया था रागितो ने, जो बेसिकली उसके डैड समान है। पर आगे चलते हुए एक मास्क वाला बंदा रागितो का मर्डर करके वो बेसिकली फ्रेम कर देता है रूदो को इसके वजह से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा दिया जाता है पिट पे। अब रूदो जब छोटा बच्चा था तब हाँ उसको रागितो ने अपनाया था, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा आउटकास्ट महसूस करता था, क्योंकि लोग उसको बहुत ज्यादा अब्यूज करते थे उसको डैड को लेके कि उसका डैड एक क्रिमिनल है, उसने होमोसाइड कमिट किया है, वो सब सारी चीजें। प्लस रूदो के हाथ में बहुत ही एक क्रेजी स्कार था, हमको अभी तो पता नहीं है कि वो एक कर्स है कि क्या है, पर रूदो का हाथ हमको कम्प्लीटली बहुत ही एक मैक्स्ड अप स्टेट में दिखाई दे रहा था। इस वजह से रागितो उसको बेसिकली एक ग्लव्स भी देता है। पर रूदो की जिंदगी में, क्योंकि छोटे बचपन में ही उसकी जिंदगी में कुछ नहीं था, तो एक तरीके से वो एक वॉइड क्रिएट कर दिया था उसके दिल में। तो हम देखते हैं कि वो वॉइड को भरने के लिए वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो गया था चीजों को सीधा करने में, इन सेंस कि जो कुछ भी ट्रैश जो रिच लोग फेंकते थे वो उसको कलेक्ट करके ठीक करता था, क्योंकि उसका मानना ये था कि जो रिच लोग हैं, जो स्फीयर पे जो अमीर लोग हैं, जो वेल ऑफ है, वो बहुत आसानी से कुछ भी थोड़ा भी छोटा मोटा कुछ टूट गया है तो उन लोग फेंक देते थे। तो रूदो वो टूटे हुए चीजों को बनाता था, क्योंकि एक तरीके से वो भी एक टूटा हुआ इंसान था और वो सही कीमत परख पाता था उन टूटे हुए चीजों का जिसको लोग नकार देते थे, जिसको लोग ऐसे ही बाहर फेंक देते ट्रैश के सामान मान के। तो रूदो का हमेशा से बचपन से ही एबिलिटी रहा है, उसका क्वाइट एक नेचुरल अफेक्शन रहा है टूटे हुए चीजों का फुल पोटेंशियल रियलाइज करवाने में, और उसका एबिलिटी भी हम लोग आगे चलते हुए सीरीज में यही देखते हैं। रूदो एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर नहीं है, हाँ उसके दिल में बहुत ज्यादा रेज है, उसके दिल में रेज है रिवेंज लेने के लिए, और एक तरीके से हम लोग इस सीरीज में उस रेज के ट्रू नेचर को भी एक तरीके से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक वो एड्रेस किया नहीं है हम लोगों ने, हम मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे चलते हुए उसके ऊपर हम लोग बिल्ड भी करेंगे, पर एक टाइम पे हम लोग इस सीरीज में बहुत ही एक
बज़र्क, बहुत ही एक सैवेज मोमेंट देखते हैं, बहुत ही क्रेजी मोमेंट देखते हैं जहाँ पर रूथो और क्लीनर्स एक टाइम पे एक टावर के पास जाते हैं जो नो मैन लैंड में है। यहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन मिला था कि एंजल यहाँ पर डिस्कवर किया जा सकता है। उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उनको एंजल के रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। एंजल वही लोग हैं, फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, जो बेसिकली अपेरेंटली स्फीयर और ग्राउंड पे उन लोग आ जा सकते हैं बहुत ही विलिंग तरीके से। हमको पता नहीं है उनके मिस्ट्री के बारे में, पर हम लोग उसी के ऊपर एड्रेस कर रहे हैं करंट स्टोरी लाइन में। तो यहाँ पर जब रूथो और क्लीनर्स पहुंचते हैं टावर में, एक लड़की रहती है जिसका नाम है आमो। आमो के पास एबिलिटी रहता है कि वो हल्यूसिनेट करवा सकती है कई सारे लोगों को। तो वो हल्यूसिनेट करवा के रूथो को वही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस करवाती है जो रूथो ने फेस किया था अपने चाइल्डहुड में जब वो छोटा बच्चा था। तब जब इवेंचुअली रूथो इन सब सारी चीज़ों से बाहर आता है, सब सारे लोग इन सब सारी चीज़ों से बाहर आते हैं, तब हम लोग बहुत ही क्रेजी मोमेंट देखते हैं एक तरीके से रूथो का। रूथो यहाँ पर वो लड़की को ऐसे मारता है, मार मार के उसका भरता बना देता है। मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि हमारा भाई रूथो गोवन बनना चाहता है, ऐसा मुझे सच में एक टाइम पे लगा, क्योंकि ये इंसेन मोमेंट था। अब हालांकि आगे चलते हुए ये सीरीज में हम देखते हैं कि आमो और रूथो बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहां पर एक लव का भी एंगल आ जाता है, बट ये जो मोमेंट था वो बहुत ज्यादा इंसेन था। वो हमको दिखा रहा था कि रूथो कभी कभी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। रूथो का कम्युनिकेशन स्किल्स उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, इस वजह से उसको पता नहीं एग्जैक्टली कि कहाँ पर क्या बोलना है और किस तरीके से बिहेव करना है, वो भी उसको पता नहीं है। तो वो सीख रहा है धीरे धीरे से। इस वजह से हम इस सीरीज में ये भी देखते हैं कि बहुत ही वियर्ड एक्सप्रेशंस देता है रूथो, बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड बना देता है वो पूरे कॉन्वर्सेशंस को कभी कभी। मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा मेरे भाई, ये मांगा का जो है इस पूरे सीरीज का, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशंस का डिपिक्शन है वो नेक्स्ट लेवल पे है कंप्लीटली। बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही इंसेन लेवल का फेशियल एक्सप्रेशंस का फेशियल डिपिक्शंस है। उसी तरीके से वो सीरियस सिचुएशंस में भी हमको दिखाई देता है शाइन करते हुए। एक तरीके से ये शाइन करता है कॉमेडिक एलिमेंट में, ये शाइन करता है सैड एलिमेंट में, ये शाइन करता है रेज एलिमेंट में। मतलब फेशियल एक्सप्रेशन मतलब मैं बता रहा हूँ ये मांगा का सबसे बेस्ट करता है। अब अगर मैं ये सीरीज के पावर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो एक ही बात फिर से बोलना चाहता हूँ, यूनिक है मेरे भाई, यूनिक पावर सिस्टम है इस पूरे सीरीज का। यहाँ पर क्या है कि कैरेक्टर्स अपने कोई भी डियर ऑब्जेक्ट में एनिमा डाल के अपने पावर को अवेकन करके उस ऑब्जेक्ट की यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ वेपन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक अंगूठी पहना है बहुत समय तक और वो अंगूठी मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, तो मैं बेसिकली अपना एनिमा उसके अंदर डाल के उसको बेसिकली अपना वेपन बना सकता हूँ, डिफरेंट तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ फाइट करने के लिए। ये पूरी चीज़ को बोला जाता है गिवर्स। टिपिकली क्या होता है कि एक गिवर या एक इंडिविजुअल जो बेसिकली अवेकन करता है ये पावर को, वो एक ही ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है एज अ वेपन। पर हमारे भाई रूथो के केस में क्या है कि रूथो का जो वाइटल एलिमेंट है, ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट एक इंडिविजुअल के सबसे करीब रहता है या करीबी रहता है, उसके माइंड में उस इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा रहता है वो इंस्ट्रूमेंट का, उसको वाइटल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर एनिमा डाल के बेसिकली उसको वेपन बनाया जा सकता है। तो हमारे भाई रूथो का जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो है उसका ग्लव, और वो अपने ग्लव के जरिए से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अपना वेपन बना सकता है जो बेसिकली रेयर है। प्लस यहाँ पर मैं मेंशन करता चलूँ को जो हमारे भाई रूथो ने ग्लव पहना है वो बेसिकली वॉचमैन सीरीज में आता है, और वो बेसिकली एक फुल किट है जो डिफरेंट लोगों के पास है। तो एक यहाँ पर ये पूरी सीरीज में एस्पेक्ट ये भी है, जो राइडर्स जो बेसिकली मैंने आपको बोला था इनिशियली इस वीडियो में, जो बेसिकली अटैक करते रहते हैं क्लीनर्स के ऊपर, और उनका ऑब्जेक्टिव है कि उन लोग पूरे स्फीयर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो उनका जो लीडर है, जो राइडर्स का लीडर है, उसका नाम है जोल्ड या जोल्डिक, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जोल्ड ऐसा कुछ नाम है उसका। उसके पास भी वॉचमैन सीरीज का एक जैकेट है। तो हमारे भाई रूथो के पास ग्लव है। बाद में जो आमो एक लड़की जो मैंने मेंशन किया था ये पूरे वीडियो में, उसके पास शू है। तो ये अगर पूरे किट को इकट्ठा किया जाए तो ऐसा भी माना जा रहा था कि उसके जरिए से या वॉचमैन सीरीज के फुल किट के जरिए से ग्राउंड से डायरेक्टली स्फीयर पे पहुंचा जा सकता है। तो ये जो पावर स्ट्रक्चर है एनिमा का, वाइटल इंस्ट्रूमेंट का, वो अभी तक फ्लैश आउट ठीक तरीके से किया नहीं गया है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमारा मांगा का ये सीरीज में उसके ऊपर और भी ज्यादा एक्सट्रैपोलेट कर सकता है। मैं मतलब जब यहाँ पर पूरे फाइट को देख रहा था, जो कुछ भी फाइट चल रहा था, क्रेजी फाइट चल रहे थे, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि क्या ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के डिफरेंट फेसेस भी हो सकते हैं, जैसे हमने देखा है ब्लीच में, हमने देखा है शिकाय बांका है, रियल बांका है, बाद में हमारे जुत्सु काइसेन में देखा है हम लोगों ने डोमेन एक्सपेंशन। तो हमने सब सारे सीरीज में डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस देखा है। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या वाइटल इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है एज अ पावर स्ट्रक्चर की। एक किसी चीज़ को जो आपके पास बहुत लंबे समय से है वो अटैच्ड हो जाता है आपके साथ, बाद में उसके अंदर आप अपना एनिमा डाल के उसको बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो, वाइटल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो, जो एक वेपन होता है आपके लिए। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं मतलब इतना ही चाहता हूँ कि इसको और भी ज़्यादा ब्रॉडन किया जाए और भी ज़्यादा फ्लैश आउट किया जाए। अगर नहीं हम लोग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक ब्लीक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस देगा मेरे हिसाब से, और यहाँ पर पोटेंशियल है उसको और एक्सपांड करने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो मेरे भाई मेरे हिसाब से इस सीरीज़ का स्टोरी यूनिक है, इसका पावर स्ट्रक्चर उससे भी यूनिक है, कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा ऑसम लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये कैरेक्टर्स को देख के कि ये जो मांगा का है जो लिख रही है ये पूरा स्टोरी, वो पहले फैशन के स्टूडेंट थे, मुझको पता नहीं है, क्योंकि ये कैरेक्टर डिज़ाइन एब्सोल्युटली फिनोमिनल है, क्रेजी कैरेक्टर डिज़ाइन है, कैरेक्टर्स का बैक स्टोरीज काफ़ी सॉलिड है कैरेक्टर्स के। ये मांगा का आर्ट स्टाइल काफ़ी सॉलिड है मेरे हिसाब से। पर जो एक चीज़, एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ये पूरे सीरीज़ का, जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता है, वो है ये सीरीज़ का दुनिया। ये दुनिया बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है, और अगर मांगा का इसको ठीक तरीके से यूटिलाइज करेगा, जो मुझे लगता है कि यूटिलाइज वो करने वाली है ठीक तरीके से, दिस सीरीज इज़ अबाउट टू डेफिनेटली बी वन ऑफ दोज सीरीज दैट पीपल आर गोइंग टू कंसीडर लेजेंड। मेरे भाई मैं और क्या बात कर सकता हूँ यार, मेरा बहुत ही हाई होप्स है इस सीरीज़ को लेके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सक्सेसफुल रहेगा मार्केट में, क्योंकि हमको इस तरीके के सीरीज़ का ज़रूरत है अभी मार्केट में शोनन के मार्केट में एक वॉइड है जो मुझे लगता है कि ये सीरीज़ अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकता है। तो मैं और ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ यार। मैं बोलूँगा कि माई फिंगर्स आर क्रॉस्ड मैन, आई होप दिस सीरीज डिजर्व्स द सक्सेस दैट इट डिजर्व्स सो वेल मैन। और काफ़ी कूल रहेगा अगर कागुराबाची और ये सीरीज़ जो है हमारा गाची आकुता, वो अगर दो सीरीज़ हमको प्रोमिनेंस में आते हुए दिखाई दे, या ये दो सीरीज वो वॉइड फिल कर सकते हैं शोनन के वॉइड को, मुझे लगता है। तो तुम्हारा ओवरऑल ओपिनियन क्या है इस पूरी सीरीज को लेकर, मेरे को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके मांगा को रिव्यू करूं ऑन अ वीकली बेसिस? ये सीरीज का मांगा चैप्टर ड्रॉप होता है ट्यूसडे को, तो उसको रीड कर सकता है के मांगा पे या टॉरेंट करके रीड कर ले। क्या तुम लोग चाहते हो रिव्यूज इस पूरे मांगा को लेकर ऑन अ वीकली बेसिस? पर जो कुछ भी है यार, अगर तूने ये वीडियो अभी तक देखा है तो डेफिनेटली लाइक कर देना इस वीडियो को, थोड़ा मेरे को एल्गोरिथम में हेल्प करेगा। पर ये सब सारी चीजें था तो मैं शायद वीआर पे ख्याल रखो अपना। पीस मेरे भाई।